दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का क्लास आपके लिए लेके आए हैं। ये बायोलॉजी का जो है सेकंड लेक्चर है। तो दोस्तों, इसमें हम जो है जैव विकास एवं आनुवांशिकी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड द जेनेटिक्स के बारे में क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन पी गार्डन पी के हाई गार्डन पी के गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? तो जो गार्डन पी है, जो मटर का पौधा था, उससे हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? तो इसका जो है ग्रेगर मेंडल होंगे। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। ग्रेगर जान मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑस्ट्रियाई ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनुवांशिकी का जनक कहा जाता। तो दोस्तों, ग्रेगर जान मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता था। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के नियम का निर्धारण किया। तो अनुवांशिकी के नियम का अगर निर्धारण पूछा जाएगा तो ग्रेगर जान मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन के भीतर जिन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो जिन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे प्रतिरूपण कहते हैं। तो जिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध संरचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जिन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अतिसूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। तो जिन जो है अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, यह डीएनए के क्रोमोसोम पर स्थित हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसको जो है उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होती है, जिसमें से जो है 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 होती है। तो जिसमें से दोस्तों जो है 22 जो है ऑटोसोम होते हैं, प्लस एक्स वाई जो है उसमें क्रोमोसोम होते हैं। ये जो है 22 प्लस एक्स एक्स, तो जो दोस्तों एक्स वाई होते हैं वो होगा तो लड़का होगा, जबकि एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र होता है अर्थात 22 प्लस एक्स, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र होता है अर्थात 22 प्लस वाई। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बोल रहा है कि जैसे अगर जो है जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, तो जिसमें से जो है अगर इसको जो है किया जाए तो ये 22 प्लस एक्स होते हैं और 22 प्लस एक्स होगा तो फीमेल मतलब बच्ची पैदा होगी। बट अगर जो है 46 में से 22 प्लस एक्स होगा और 22 प्लस वाई होगा, तो जो दोस्तों ये जो 22 होते हैं मतलब 44 ये ऑटोसोम बनाते हैं, मतलब ये शरीर के दूसरे अंग निर्धारण करते हैं, जबकि जो एक्स वाई होता है ये लिंग निर्धारण करता है, अर्थात इसमें जो है बच्चा होगा। तो अगर पूछा जाए कि मनुष्य के लिंग निर्धारण में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है, तो वाई का जो है योगदान महत्वपूर्ण होता है। या आने वाले मतलब आगे के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। तो पूछ रहा है दोस्तों, एक वर्णांध औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है।
तो उसके बच्चे होंगे। तो पूछ रहा है कि अगर जो है औरत वर्णांध है और एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे कैसे होंगे। तो दोस्तों उसके बच्चे जो है वाहक पुत्री एवं वर्णांध पुत्र होंगे। तो इसका ऑप्शन डी देखते हैं, वाहक पुत्री होगी, मतलब पुत्री इसकी वाहक होगी, क्योंकि क्योंकि वर्णांधता के वाहक जो है महिलाएं होती हैं, तो इसकी पुत्री वाहक होगी जबकि पुत्र जो है वर्णांध होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति हरा व लाल रंग को नहीं पहचान पाता क्योंकि शंकु कोशिका डाइक्रोमेटिक में हो जाती है। इस रोग के फैक्टर एक्स, तो जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होता है वह हरा रंग को नहीं पहचान पाता है, जिसमें मादा वाहक एवं रोगी दोनों हो सकती है। तो जो दोस्तों जो है फीमेल होती है वो जो वाहक भी होती है, मतलब रोग को फैला भी सकती है एवं रोगी दोनों हो सकती है, जबकि पुरुष जो है सीधा रोगी होता है। इस रोग का सर्वप्रथम एक्सप्लेनेशन हार्नर ने किया था। तो अगर दोस्तों वर्णांध औरत है तो इसे एक्स सी से दिखाया गया है, एवं वर्णांध पुरुष है एक्स वाई से, मतलब ये सामान्य पुरुष है जिसमें सी मतलब कि वर्णांध है और जो है तो औरत एक्स एक्स है और पुरुष एक्स वाई। तो यहाँ जो है एक्स सी से एक्स वाई मिलेगा तो एक्स सी एक्स बनेगा, और जो है एक्स सी से वाई मिलेगा तो एक्स सी वाई बनेगा। तो इन दोनों से जो है इधर मिलेगा तो एक्स सी वाई एवं एक्स सी एक्स, तो इसका पुत्री वाहक होंगे और पुत्र पुत्र को भी वर्णांध होगा बट ये वाहक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष का लिंग निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है। तो वही दोस्तों हमने बोला था कि पुरुष का लिंग निर्धारण मनुष्य में वाई क्रोमोसोम करता है, चूँकि हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 44 ऑटोसोम होते हैं, जबकि जो है जो दूसरा जो होता है एक्स वाई, एक्स या वाई, ये जो है लिंग निर्धारण करते हैं। तो जब एक्स और वाई होता है तो पुरुष होता है, तो ये जो वाई जो होता है वो सिर्फ पुरुषों में ही होता है। तो इसलिए जो वाई क्रोमोसोम जो है मनुष्य का लिंग निर्धारण करता है। तो पुरुष के लिंग निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो वाई होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। डायनासोर डायनासोर का स्वर्ण युग था। तो पूछ रहा है कि डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो डायनासोर का स्वर्ण युग पैलियोजोइक युग में था। तो डायनासोर पृथ्वी से करीब 65 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। मेसोजोइक युग 180 मिलियन साल तक चला और 3 अवधियों ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस में बांटा गया। इन अवधियों में से प्रत्येक के कई युगों और उम्र में बांटा गया है। मेसोजोइक का अर्थ है मध्य पशु और इसे सरीसृपों और डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो दोस्तों मेसोजोइक का अर्थ है मध्य पशु, मतलब जो ये मेसोजोइक है इसका अर्थ है मध्य पशु और इसे सरीसृपों और डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मेसोजोइक को सरीसृपों एवं डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था। तो पूछ रहा है कि स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था। तो स्तनधारियों का उद्भव जो है स्तनधारियों का उद्भव जो है ट्राइएसिक काल में हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्राइएसिक काल वस्तुतः रेंगने वाले जीवों का युग माना जाता है, हालांकि निम्न कोटि के स्तनियों की उत्पत्ति इसी काल में हुआ था। तो दोस्तों जो रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो ट्राइएसिक काल में हुआ था। जुरैसिक काल सरीसृप का काल कहा जाता है, मतलब जो सरीसृप जो रेंगने वाले हैं उसको जुरैसिक काल को कहा जाता है। इसी काल में डायनासोर का उद्भव हुआ था। क्रिटेशियस काल में कुछ स्तनधारियों और पक्षियों तथा फूल वाले पौधों का उद्भव हुआ था। तो जो क्रिटेशियस काल में हुआ था इसमें कुछ स्तनधारियों, पक्षियों एवं फूल वाले पौधों का उद्भव हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जीनों के नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जिन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जिन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे जो है उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जिन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में अनुवांशिक पुनः संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार होती है, जिससे नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियों का प्रमुख भूमिका निभाती है। सांध्य प्रिमोज नामक पौधे का प्रयोग करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था यह ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बने होते हैं, तो पूछ रहा है जिन किसके बने होते हैं। तो जिन जो है दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटा के बने होते हैं। तो जिन न्यूक्लियोटा के बने होते हैं। जिन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटा से बनना ऐसा अनुक्रम है जिसमें निहित कूटबद्ध संरचनाओं से प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। जिन आनुवांशिकता का आणविक इकाई है। तो आनुवांशिकता की अगर सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो वह जिन है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन आया। तो जिसमें से कह रहा है पहले सरीसृप आया कि पहला कीट आया कि पहले कवच वाले जीव आए कि पहले स्तनधारी आए। तो दोस्तों इसमें जो है पहले जो है कवच वाले जीव आए। तो इसमें जो है तीसरा पहला होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन सबसे पहले होगा। फिर कवच वाले जीव के बाद जो है कीट वर्ग आए। कवच वाले जीव के बाद कीट वर्ग आए, फिर सरीसृप आए। तो 3 2 1 होगा। तो इसमें से देखते हैं 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है। तो 3 2 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर जीव का उद्विकास काला कालानुक्रमानुसार इस प्रकार है। पहले कवच वाले जीव आए, फिर कीट आए, फिर सरीसृप आए, फिर स्तनधारी आए। डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडलिनी संरचना को प्रतिपादित किया, जिसके लिए इन्हें वर्ष वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। तो भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का को स्पष्ट किया। तो सांपों का ये पूछ रहा है कि जब जैव जीवों का विकास हुआ तो सांपों के अंग का लोप हुआ। यह किस कारण सांपों के अंगों का लोप हुआ। तो दोस्तों जो है सांपों के अंगों का लोप जो है लोप जो है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से। तो ऐसा जो है लैमार्क ने कहा था कि जिस अंग का हम उपयोग करेंगे वह होगा और वह होगा, लेकिन जिस अंग का उपयोग हम करना छोड़ देंगे वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यह जो है लैमार्क के अनुसार। ए होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष वर्ष 1809 में लैमार्क की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में उसके सिद्धांत का प्रकाशन किया गया, जिसे लैमार्कवाद की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो लैमार्क ने बताया जो जीव होते हैं इनके अंग सतत जो है डेवलप होते रहते हैं अगर वे उसका उपयोग करेंगे। इन जीवों का वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होगा। तो जो अधिक जिस अंग का उपयोग हम अधिक करेंगे उसका विकास अधिक होगा। जैसे जिराफ के गर्दन तथा कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होगा, जैसे सांप की पूंछ। लैमार्कवाद लैमार्कवाद मुख्यतः 4 अवधारणाओं की विवेचना करता है। पहला, अंगों के उपयोग का अनुपयोग का प्रभाव। दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तीसरा, बड़े होने की प्रवृत्ति। चौथा, वातावरण का सीधा प्रभाव। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। जिन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध संरचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना होता है। तो जो जीन है यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना होता है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध पुरुष का एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो जो पुरुष है वो वर्णांध है और महिला सामान्य है, तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पूछ रहा है कि वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होगा, तो ये जो है पुत्रियों के पुत्रों में होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ण वर्णांधता एक अनुवांशिकी रोग है। तो जो वर्णांधता है एक अनुवांशिकी रोग है, इस रोग की वाहक स्त्रियां होती, तो वर्णांधता रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, क्योंकि यह यक्ष संलग्न वंशागति रोग है। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। तो पुत्रियों के पुत्रों में क्यों उत्पन्न होंगे, देखते हैं। तो जैसे दोस्तों, एक जो है सामान्य महिला है जिसका एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और वर्णांध पुरुष है जिसका एक्स सी जो है, एक्स जो है वो वर्णांध है, तो इसका जो है एक्स जो है वाई से मिलेगा, तो ये जो है सामान्य पुत्र होगा। जबकि इसका जो एक्स जो है एक्स सी से मिलेगा, तो पुत्री जो है वो वर्णांध होगी, लेकिन यह वाहक होगी वर्णांधता की। फिर दूसरे युग्मक में जब पुत्री वाहक है, तो ये इसका जब शादी सामान्य पुरुष से होता है, जब इसका शादी सामान्य पुरुष से होगा, तो ये जो एक्स है इसके वाई से एक्स से मिलेगा, तो एक्स सी फिर ये वाहक हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक्स सी एक्स होगा। फिर दूसरा जो है एक्स सी का वाई से होगा, एक्स सी का वाई से होगा, तो ये भी वर्णांध होगा। तो पुत्र जो पुरुष है वह जो है सामान्य पुत्री होगी, जबकि पुत्र जो है ये भी सामान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो वह हरित नील शैवाल है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। इसका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, तो हरित नील शैवाल का जो शरीर होता है वह एक कोशिकीय होता है। इसका उद्भव सबसे पहले हुआ, तथा जब नील हरित शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तत्पश्चात अन्य जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोस्तों, जब पहले पृथ्वी थी वह आग का गोला था, तो पहले यहाँ जल आया, फिर जल के बाद जो है हरित नील शैवाल आया, और यह इसी हरित नील शैवाल से जो है ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। और जब ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ तो और जीव जंतु आए, क्योंकि जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था। तो मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति, तो जो वंशागति का नियम था इसको मेंडल ने दिया था। तो जिस जीवधारी का उपयोग मेंडल ने किया था, तो सब लोग जानते हैं कि मेंडल ने जो है गार्डन पी मटर का प्रयोग किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा गार्डन पी मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। इस संबंध में उन्होंने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता था, तो अगर अनुवांशिकी का पिता पूछा जाएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। डायनासोर रहे, तो डायनासोर पूछ रहा है कि किस काल में रहे, तो डायनासोर जो है मीसोजोइक युग में रहे। तो डायनासोर की उत्पत्ति मीसोजोइक एरा महाकल्प सरीसृप के जुरैसिक कल्प में हुआ था। मीसोजोइक महाकल्प का विभाजन ट्रायसिक, जुरैसिक तथा क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया, तो जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो जो है डार्विन ने किया था। तो जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड के जैव विकास विद चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत का विस्तृत विवरण उनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, तो जो दोस्तों डार्विन की पुस्तक थी वह प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में है। यह सिद्धांत में जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, योग्यतम उत्तरजीविता तथा विभिन्नताएं एवं वंशागति आदि शामिल है। तो इस पुस्तक में जो है जीवन संघर्ष मतलब जिंदगी जीने के लिए कैसे संघर्ष करना चाहता है, तथा सभी लोग योग्यतम उत्तरजीविता मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इत्यादि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों में केवल यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों में केवल यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, वाई नहीं पाए जाते हैं, तो इसे जो है
टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में केवल एक से ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है, यह एक आनुवंशिकी रोग है। यह मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक्स गुणसूत्र उपस्थित रहता है, अर्थात ये मोनोसोमिक 44 एक्स होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इससे जो स्त्रियां प्रभावित होती हैं वे नपुंसक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची सूची एक को सूची दो से नेक्स्ट क्वेश्चन सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पूछ रहा है कि डार्विन, तो डार्विन है, लैमार्क हैं, ह्यूगो डी ब्रिज हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से देख लेंगे कि जो ह्यूगो डी ब्रिज हैं, सब लोग जानते हैं कि ह्यूगो डी ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। तो ह्यूगो डी ब्रिज थे, इनको जो है हम उत्परिवर्तन से मिलाएंगे। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, तथा डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। तो ए का जो है 4 होगा। एवं लैमार्क लैमार्क ने जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है लैमार्क ने दिया था। तो बी का 1 होगा। ओपेरिन ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति दी थी। तो ओपेरिन ने जो है जीवन की उत्पत्ति दी थी। तो इसका जो है डी का जो है 3 सही होगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों जो है 4 1 2 3 होगा। तो देखते हैं 4 1 2 3 किस में होता है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। तो इसमें से पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन ही अनुपस्थित था, क्योंकि जब जब पृथ्वी हुआ तो अम्लीय वर्षा हुआ, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं आया। वो तो ऑक्सीजन तब आया जब यहाँ नील हरित शैवाल आया, जल से उत्पत्ति हुई, तब वो नील हरित शैवाल से ही ऑक्सीजन पहले आया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था, जबकि हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन ये सब थे। आर्कियन युग के प्रारंभ तक पृथ्वी पर्याप्त रूप से ठंडी हो चुकी थी। आर्कियन के वातावरण जिसमें ऑक्सीजन तथा ओजोन परत मौजूद नहीं थी। तो आर्कियन में जो है आर्कियन युग में वातावरण में ऑक्सीजन तथा ओजोन परत मौजूद नहीं थी के कारण वर्तमान जीव जंतुओं में से अधिकांश का अस्तित्व संभव नहीं था। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हुई। तो जो आर्कियन युग का प्रारंभिक समय था उसी समय प्राथमिक जीवन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। तो पूछ रहा है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। तो उस समय पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर अपचायक वातावरण था, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, केवल मीथेन, अमोनिया, एवं हाइड्रोजन थे। तो जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय जो है पृथ्वी का वातावरण अपचायक था, क्योंकि उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं थे। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन नहीं थे तो ऑक्सीकरण नहीं होगा और ऑक्सीकारक नहीं होगा, तो इसीलिए उस समय जो है अपचायक था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्न शर्करा में से कौन न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए का एक घटक है। तो पूछ रहा है कि आरएनए डीएनए का घटक कौन सा है। तो माल्टोज होगा नहीं, राइबोज भी नहीं होगा, इसका राइबोज होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राइबोज। डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोसोम्स नामक 5 कार्बन शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, कोशिका, ऊतक एवं अंग। तो हम लोग जो है कोशिका, ऊतक एवं अंग के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, कोशिका, ऊतक एवं अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एटीपी क्या है। तो पूछ रहा है कि एटीपी क्या है। तो एटीपी एक उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंधु का एटीपी उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का एक अणु है। तो एटीपी एक पूर्ण रूप, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म, यह एनर्जी का एक घटक है। एटीपी का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। यह जीवों में हो रही अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से भाग लेने वाला कार्बनिक यौगिक, जिसमें एडिनिन,
राइबोसोस राइबोस और 3 फास्फेट वर्ग होते हैं। कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका विशेष महत्व होता है। तो कोशिका के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वह एटीपी करता है, एवं एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों जो ऊर्जा मुक्त होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से उत्पन्न होती है, जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होती है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम राइबोसोम तथा गोलाकार डीएनए पाया जाता है। ब्रिक किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसका मुख्य कार्य रुधिर को छानकर अनावश्यक एवं अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। तो जो ब्रिक का काम होता है वह शुद्धिकरण होता है, मतलब अशुद्ध पदार्थ को जो है बाहर करना होता है। साथ ही यह रुधिर के परासरणीय दाब तथा उसकी मात्रा का नियमन भी करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में से निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए वह अंतरप्रदब्बी जालिका एवं राइबोसोम की है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। अंतरप्रदब्बी जालिका तथा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन करते हैं। अंतरप्रदब्बी जालिका दो प्रकार की चिकनी अंतप्रदब्बी जालिका तथा खुरदरी अंतप्रदब्बी जालिका की होती है। खुरदरी अंतप्रदब्बी जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में तथा चिकनी अंतप्रदब्बी जालिका लिपिड तथा स्टीराइड संश्लेषक की सहायक होती है। तो जो दोस्तों अंतप्रदब्बी जालिका होती हैं, जो खुरदरी होती हैं वह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती हैं, तथा जो चिकनी होती हैं वह लिपिड एवं वसा के संश्लेषण में सहायक होता है, स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो पूछ रहा है कि जो अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं हैं, यही सही होगा। अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। तो स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। तो स्टेम जो सेल होता है उससे जो है दूसरा कोशिका या दूसरा अंग का हम निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर स्टेम कोशिका को भ्रूण, वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांश स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय में ही सुरक्षित रखना होता है। इन मूल कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट भी हो जाता है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। परंतु वर्तमान में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है, जैसे गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के स्रोत हैं। तो स्टेम कोशिकाओं के स्रोत क्या है? वह गर्भनाल का रक्त है, दांत है एवं अस्थि मज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? बर्ड कोशिका, रेड कोशिकाएं, मिसेंजियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। तो उसमें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो पूछ रहा है कि दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? तो जो पादप कोशिका है उसमें जंतु कोशिका में जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई कोशिका भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो सेलुलोज जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रस धमनियाँ होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। तो दोस्तों जो पादप कोशिका है उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। तो जो पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, एवं जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो पूछ रहा है कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है, जो कि हमें, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर्स में हुआ होगा ऐसा। तो पूछ रहा है हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, जापान उस समय किया होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों राइबोसोम्स, डीएनए एवं कोशिका भित्ति, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कोशिकाएं दोस्तों कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक एवं दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक एवं सुविकसित कोशिकांगों की नहीं पाए जाते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। तो इनके जो गुणसूत्र हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनके उदाहरण जीवाणु, तो जो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है वो जीवाणु है, विषाणु है, बैक्टीरियोफेज है, हरित नीले शैवाल हैं आदि हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक विकसित नहीं होता, मतलब इसमें अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो पूछ रहा है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो राइबोसोम से जो है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो राइबोसोम में जानते हैं दोस्तों कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन के स्थल कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण स्थल या प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकांगों में पाया जाता है। इनकी जानकारी पैलेड ने वर्ष 1955 में दी थी। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। तो जो राइबोसोम का निर्माण होता है वह केंद्रिका न्यूक्लियस के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रहा है किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान मीसोओम पाई जाती है। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें मीसोओम पाई जाती है, जबकि जो है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये मीसोओम माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में काम करती है, वैसे मीसोओम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में काम करती है, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है। यह ऊर्जा
के रूप में संचित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन होता है, उसमें ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो जो है वो प्लाज्मिड है। तो इसका ऑप्शन सी होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत बनाने में सक्षम होता है। तो इसका जो डबल होता है, डबल रोल बनाने में जो है प्लाज्मिड कोशिका होता है उपयोगी, इनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो प्लाज्मिड कोशिका का वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये वांछित डीएनए को अपने साथ जोड़कर अन्य कोशिका में समाकलन कर देते हैं। इनके द्वारा पुनर्योजित डीएनए प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है? तो जो दोस्तों राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स में झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। तो राइबोसोम जो है सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल के साथ जुड़ा होता है, जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। इसके आवरण में झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम्स के जो आवरण है उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, तो जीव द्रव्य में जो सर्वाधिक पदार्थ पाया जाता है वसा जल पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। इसको ऑप्शन डी सही होगा। जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। जीव द्रव्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जल की मात्रा 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% एवं अकार्बनिक लवण की मात्रा 1% होती है। तो दोस्तों जो जीव द्रव्य है उसमें जो है जल की मात्रा 80% होती है। तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है जीव द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम बनता है। तो पूछ रहा है कि लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम गाल्जी काय से बनता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। लाइसोसोम द्वारा कभी कभी स्वयं को कोशिका का पाचन करके उसको नष्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है जब किसी कोशिका में अधिक सेल का निर्माण होता है तो उसको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम होता है। इसका निर्माण गाल्जी काय में होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लाइसोसोम का जो खोज है वह डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम का कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को नष्ट कर देती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में पाया जाता है केवल प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन पाया जाता है। तो दोस्तों क्रोमोसोम में जो है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो क्रोमोसोम में डीएनए 40%, आरएनए 1.5%, हिस्टोन 50% एवं नॉन हिस्टोन 8.5% सभी पाए जाते हैं। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका किस में पाया जाता है? तो स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। लेडिंग कोशिकाएं स्तनधारियों के वृषण में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सहित अन्य पुरुष हार्मोनों के उचित स्तर को बनाए रखने में लेडिंग कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है उसको बनाए के रखने के लिए लेडिंग कोशिकाएं बहुत उपयोगी होती हैं। इनकी खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रांज लेडिम द्वारा की गई। तो लेडिम कोशिका का खोज जो है फ्रांज लेडिम ने किया, जिन जिन इनके नाम पर ही इसीलिए जो है लेडिंग कोशिका का नाम पड़ा। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न होता है। तो पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कैसे भिन्न होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में भिन्नता
किस आधार पे किया जा सकता है? तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक में एवं यूकैरियोटिक में अस्पष्ट अस्पष्ट झिल्लियों के कारण प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है, तो जो यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक झिल्ली होती है, तो जो है अस्पष्ट झिल्लियों की अनुपस्थिति, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अस्पष्ट झिल्ली के कारण प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो पूछ रहा है कि जन्म के बाद कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो वह तंत्रिका। तंत्रिका में कभी भी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना है। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य मस्तिष्क से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, इसके लिए जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो तंत्रिका कोशिका एक बार नष्ट हो जाती है तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान दोस्तों, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।